राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। मेरे साथ हैं अवनीश भाई पीएन शर्मा जी। प्रारंभ। अवनीश भाई राम राम। राम राम बाबा जी, सभी दर्शकों को भी प्रणाम जी सर। आपको तो पता है मैं पिछले दो तीन दिन से यात्रा में हूं, तर बिहार यात्रा पे हूं। मैंने सुना है सर पीछे से यूपी में बड़ी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हो रही हैं। मिलॉर्ड ने मुख्तार अंसारी के बेटे की विधायकी बहाल कर दी है। जी बिल्कुल। क्या हुआ क्या है? अदालत से निकली हुई दो अलग अलग फ्लेवर की खबरें हैं उत्तर प्रदेश से सर। एक संभल के बारे में और दूसरा मऊ से निर्वाचित विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के बारे में। एमपी एमएलए कोर्ट ने अब्बास अंसारी के एक मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा सुना दी थी और जिसके तहत इनकी विधायकी खत्म हो जानी थी। जैसा कि अमूमन होता है एमपी एमएलए कोर्ट के बाद अगली अपीलिंग कोर्ट हाई कोर्ट। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में यह मामला गया और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एमपी एमएलए कोर्ट मऊ उनका जो फैसला था 2 साल कैद, उस सजा को रद्द कर दिया। स्टे स्टे नहीं दिया, सीधे सीधे क्वैश कर दिया। कहा बिल्कुल नहीं। ये जनता के चुने हुए बड़े शरीफ प्रतिनिधि हैं। इनके पिता स्वर्गीय मुख्तार अंसारी थे। ये बहुत अच्छे शरीफ खानदान से आते हैं। ये सब मैं कोर्ट नहीं कर रहा हूं अदालत को, लेकिन 2 साल की सजा रद्द किया है सर। एमपी एमएलए कोर्ट की उस 2 साल की सजा को सीधे सीधे रद्द कर दिया। गुंजाइश खत्म, खेल खत्म। और इसलिए जो तलवार भाई, सजा रद्द हाँ, करने को टेक्निकली क्या कहा जाए? बरी कर दिया। बरी कर दिया। सजा रद्द हो गई तो बरी हो गए, खत्म, सच्चाई रद्द हो गई। बोला नहीं, तो ये जो मुकदमा सजा जीत आपने दी गया वो ना सजा अगला। गलत है। अगला अगला मुकदमा जीत गया। मुकदमा जीत गया। अगला मुकदमा जीत गया और जिस भी आरोप में ये सजा थी वो आरोप खत्म हो गया। आरोप के साथ साथ सजा खत्म हो गई। सजा के बाद जो विधायकी पर तलवार लटकी थी वो तलवार भी वापस म्यान में रख दी गई। ये हाल है सर इस देश की जुडिशरी का। और उसके बाद ये कहते हैं कि तुम्हारी अवमानना हो जाएगी। आप मुझे बताइए, एक बिल्कुल आम आदमी की समझ से मैं एक बात कहता हूं, एक सेकंड सर। एमपी एमएलए कोर्ट में जो बैठे होंगे, 2 साल की सजा सुनाए होंगे, वो भी तो जज साहब होंगे ना सर। जज ही होंगे ना, मिलाडी होंगे ना। और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जिन्होंने बरी किया है, निर्दोष किया है, सजा रद्द की है, वो भी जज साहब हैं। दोनों कोर्ट हैं, ठीक है। एक जिला स्तर की कोर्ट है जो एमपी एमएलए के लिए विशेष बनाई गई है और दूसरी हाई कोर्ट है जो थोड़ा ज्यादा विशेष है। आप मुझे बताइए कि ये फैसला क्या कोर्ट के एक कोर्ट द्वारा दूसरे कोर्ट की अवमानना नहीं है? क्या आधार है, मुझे तो ये नहीं समझ में आता। और उसके बाद धतूरा खा के बैठे हुए हैं ये। हमको, आपको और किसी भी आम जन को कुछ भी इनके खिलाफ टिप्पणी किया जाए, इनसे सवाल पूछा जाए तो कहते हैं कि कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। मिलाड्स, तुम क्या कर रहे हो भाई? और एक चीज और बताऊं, ये भ्रम तोड़ने की जरूरत है सर। ये किसी और सरकारी कर्मचारी की तरह ही टैक्स पेयर के पैसे पर तनख्वाह लेते, आवास और सुविधा लेते, काम कम करते हुए सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं। इससे ज्यादा इनका और कोई स्टेटस नहीं है। लेकिन इन्होंने एक परंपरा बना रखी है कि मुंह खोलो। वरना आप बोलिए, ये शर्मनाक फैसला है कि नहीं है? जी आप कुछ बोल रहे थे, फिर मैं आगे संभल के बारे में और बताऊंगा। एक बार बताइए, ये इसमें कौन सी नई बात है? तमाम लोअर कोर्ट्स के फैसले हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पलट दिए जाते हैं। अभी आपका लोकल, मुंबई की लोकल ट्रेनों में 269 लोग मरे थे, उसमें सब बरी हो गए। मालेगांव ब्लास्ट में आपके सारे बरी हो गए, साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित से लेके। ठीक है। तब तो ऐसा कोई है, तब कर्नल पुरोहित और प्रज्ञा बरी हो गए, तब तो आप लोगों ने कोई है तो नहीं मचाई। अच्छा सर, हम कहां है तोबा मचा रहे हैं? अकेले सुप्रीम कोर्ट में 80,000 से लेके 1.25 लाख तक मुकदमे पेंडिंग है। ठीक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मिलाड्स को कुत्ता पकड़ना है कि कुत्ता छोड़ना है?
प्राथमिकता में है सर। प्रायोरिटी आप देख लीजिए, इस देश के जुडिशरी की प्रायोरिटी देख लीजिए। कुत्ता पकड़ना है, कैसे पकड़ना है, कितना पकड़ना है, कहां रखना है, कहां खिलाना है, कहां सुलाना है, कहां पिलाना है, सुप्रीम कोर्ट इसमें बिजी है। सर कुत्ता नहीं पकड़ना है, वहां मुद्दा यह है कि एक लॉबी है जो कह रही है इतने हजार लोग रेबिस से प्रतिदिन मर रहे हैं, इतने हजार लोगों को कुकुर काट ले रहा है पूरे देश में, इतने डॉग बाइट्स के। सर कुत्ता पकड़ने की चिंता नहीं है, आपके बच्चे समाज में कुत्तों की वजह से दहशत है, आतंक है, बच्चों को, लोगों को, बुजुर्गों को कुत्ते काट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट उस समस्या को एड्रेस कर रही है, क्यों ना? अच्छा एक अगर देखिए, मैं वैसे तो डॉग लवर हूं, मैं तो उसका बड़ा विरोध किया है मैंने। आप जानते हैं कितना बड़ी हम लोगों ने फेसबुक पे जो है उस नहीं, हम लोगों ने नहीं, मैं नहीं शामिल हूं सर, हम लोगों ने नहीं। हाँ मैं हूं ना उसमें, पर ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट बहुत गलत कर रहा है सर, जी नहीं, हम ये कह ही नहीं रहे हैं बाबा जी। हाँ, बाबा जी ये आपका स्वान कुत्ता काटना, कुत्ते पे फैसला आ रहा है। एक मिनट, बिल्कुल वो भी जरूरी है मैं, एक मिनट। क्या 1.25 लाख मुकदमे जो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, उनमें से एक भी मुकदमा गैर जरूरी है? सर कभी सुप्रीम कोर्ट में कोई रिट दाखिल किए हैं? पसीना, नीचे का पसीना ऊपर आ जाता है। एक आम आदमी की औकात नहीं है कि वो एक रिट दाखिल कर ले सुप्रीम कोर्ट में। 1.25 लाख मुकदमे जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं, ऐसे ही पहुंचते हैं, हंसी खेल मजाक ठट्ठे में पहुंच जाते हैं, टाइम पास करने के लिए पहुंच जाते हैं। 1.25 लाख मुकदमे आपके पास पेंडिंग है, और आप कुत्ता कब पकड़ो, कुत्ता कब छोड़ो। और ऐसा केवल कुत्ते वाला मामला नहीं है। रात के 12 बजे आप कोर्ट खोल के, और एक आतंकवादी को सजा हो कि नहीं हो, फांसी हो कि नहीं हो, आप उस पर अदालत सजा के बैठ जाते हैं। आप सोचिए जरा, एक काकस है कपिल सिब्बल से लेके अभिषेक मनु सिंघवी जैसे एक पूरा एक काकस है, जो जब चाहता है तब, कि चाय ठंडी क्यों है, चाय गर्म क्यों है, भेड़ ने आज अपने बाल कम उगाए, मुर्गी ने 2 अंडे कम क्यों दिए, इस पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। सुप्रीम कोर्ट उसको लिस्ट भी कर लेता है, लिस्ट करके उसकी प्रायोरिटी पे सुनवाई भी कर लेता है, और 1.25 लाख मुकदमे आपके पास मौजूद हैं। तो सर, जिस मोदी सरकार जी ने, सरकार बहादुर ने भारतीय दंड संहिता का नाम बदल के भारतीय न्याय संहिता बीएनएस किया है, मुझे उम्मीद है कि ये दंड देने वाली मानसिकता से बैठे हुए काले कोर्ट के जुडिशरी के लोग न्याय भी करना सीखें, जो कि आज तक इन्होंने सीखा नहीं है। पिछले 70, 75, 78 सालों में उनको न्याय करना सिखाई है। इसलिए इस जुडिशरी का रिफॉर्म सबसे पहली प्रायोरिटी है। मुझे ऐसा कोई दुश्मनी नहीं है किसी कुत्ते से सर, कोई दुश्मनी नहीं है। आप सुनिए भाई, कुत्ता कोर्ट बना दीजिए। अरे मैं कहता हूं कुत्ता कोर्ट बना दीजिए भाई। सर मैं आपकी बात से पूर्णतया सहमत हूं कि इस देश में जो सबसे बड़ी जरूरत है वो है जुडिशियल रिफॉर्म, और मोदी सरकार इस दिशा में आज तक मुझे नहीं लगता कि एक कदम भी बढ़ा पाई है। वो आईपीसी को बीएनएस कर देने से कुछ नहीं होता। आप टट्टी को पॉटी बुला देने, सर टट्टी को पॉटी बुला देने से वो बदल नहीं जाएगी। सर माफ तो कीजिएगा, बीएनएस कर दीजिए, चाहे कुछ कर दीजिए, न्याय भारत की जनता को नहीं मिलेगा। माफ कीजिए सर, आपकी याददाश्त थोड़ी कम है, मुझे जरूर माफ करिएगा। 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी, 2014 से 2019 के अपने पहले टर्म में जुडिशियल रिफॉर्म्स के लिए बाकायदे ड्राफ्ट पेश किया गया, लेकिन उसको इस पूरे काकस ने सरकार को बैकफुट पर ले आया, और सरकार ने अपने कदम पीछे खींचे। और उसकी प्रायोरिटी ये नहीं थी कि देश में एक और नया बवाल पैदा किया जाए, वो ठंडा करके कर रहे हैं। सर बहुत सारे काम हो रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, राजनीतिक सुधार में 130वां, अब आप अपनी सरकार को डिफेंड करने लग गए। अरे सुन तो लीजिए, आप कुत्ते को डिफेंड कर सकते हैं, मैं एक निर्वाचित सरकार को डिफेंड नहीं कर सकता। नहीं एक मिनट, आप सरकार का सर सड़क पर भाई, जुडिशियल लॉबी ने सरकार को झुका लिया ना, घुटनों पर ले आई ना। हाँ बिल्कुल झुका लिया।
हाँ बिल्कुल झुका लिया, बोल तो रहा हूं। आप सर सड़क के आवारा कुत्तों का समर्थन कर सकते हैं, उनकी चिंता कर सकते हैं, उनको डिफेंड कर सकते हैं। मैं एक चुनी हुई सरकार जिसको करोड़ों आदमियों ने वोट दिया, उसको डिफेंड नहीं कर सकता 2 मिनट के लिए? बिल्कुल मेरी अपेक्षा है कि वो करके आए। जिस तरीके से वो राजनीतिक सूचिता बनाने के लिए 130वां संविधान संशोधन, जिसमें कोई सीएम, कोई मंत्री, कोई प्रधानमंत्री अगर जेल चला गया तो 31वें दिन उसका पद समाप्त हो जाएगा, मतलब उस पद से वो हट जाएगा, ये लेके आए हैं। इसी तरीके से बहुत सारे काम अभी बाकी हैं सर। समान नागरिक आचार संहिता अभी बाकी है सर। जुडिशियल रिफॉर्म लिस्ट में बाकी है सर। ये काम वो हैं जो नहीं हुए हैं, निश्चित तौर पर नहीं हुए हैं। और इसी उम्मीद के साथ तो तीसरी बार सरकार लेके आए है भारत की जनता, तो वो काम होने चाहिए, निश्चित तौर पर होने चाहिए। अब आते हैं सर कि मुख्तार अंसारी का बेटा जो कि खुद माफिया था, ये लड़का भी माफिया है, विधायक है, माननीय है, अब तो स्टेटस बहाल कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कैबिनेट के एक कैबिनेट मिनिस्टर बहुत प्रसन्न हैं। मैं उनको अब कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि सत्य की जीत हुई, हमारी जीत हुई, हम बहुत प्रसन्न हैं, अनकोट। ये स्टेटमेंट है इलाहाबाद हाई कोर्ट से ये फैसला आने के बाद, जब अब्बास अंसारी की सजा रद्द कर दिया हाई कोर्ट ने। जानते हैं उन मंत्री का नाम क्या है? उन मंत्री का नाम है स्वनामधन्य आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं। मुख्तार अंसारी का लड़का अब्बास अंसारी मुक्त होता है, दोष मुक्त होता है, उनको प्रसन्नता होती है, फिर भी वो योगी सरकार में कैबिनेट हैं, मिनिस्टर हैं। अब बहुत सारे लोगों को आश्चर्य होगा कि योगी जी से इतना बड़ा ब्लंडर कैसे हो गया भाई, कि एक ऐसा आदमी जो मुख्तार अंसारी के बेटे की रिहाई पर, उसकी सजा माफ होने पर खुश हो रहा हो, वो योगी जी की सरकार में मंत्री है। तो जरा तकनीकी चीजें भी जो नहीं पता है पब्लिक को, हो सकता है नहीं पता हो, उनको बता दिया जाए। ओम प्रकाश राजभर जी तब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे, और अब्बास अंसारी ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी से उनके टिकट पर विधायक चुने गए हैं। अब ये भी एक सस्ती राजनीति देख लीजिए, जिसमें होता क्या है कि कैंडिडेट तुम्हारा, पार्टी का सिंबल हमारा। तो टेक्निकली ओम प्रकाश राजभर जी का खुश होना बनता है। क्यों? क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ इस समय गठबंधन में है और उसी कोटे से मंत्री हैं। तो एक नेता जिसकी पार्टी के विधायक की संख्या के आधार पर वो सरकार में मंत्री हैं, तो वो तो प्रसन्न होंगे टेक्निकली। तो यहां एक विवशता दिखती है सर। विवशता क्या दिखती है कि जब आप एक ऐसी सरकारों को चुनेंगे जिनको गठबंधन पर इस तरह के लोगों के मजबूर होना पड़ेगा, तो फिर इस तरह के बुरे दिन भी आपको देखने पड़ेंगे कि योगी जी जैसा निष्पक्ष, योगी जी जैसा न्यायप्रिय, योगी जी जैसा जीरो टॉलरेंट व्यक्ति, उनके कैबिनेट में भी एक ऐसा व्यक्ति होगा जो कि अब्बास अंसारी की रिहाई पर, उसके दोष मुक्त होने पर खुश होगा। आप कुछ कहना चाहते हैं? उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि संभल में कोर्ट ने क्या तमाशा किया है। नहीं, पहले मैं जरा ओम प्रकाश राजभर उर्फ पियर का चचा, हम लोग यहाँ गाजीपुर में, गाजीपुर के है ना चचा, तो उनको हम लोग पियर का चचा बोलते हैं। और पियर का चचा का इतिहास ये है कि पहले जो ना मुख्तार अंसारी का चीलम भरते थे, और मुख्तार अंसारी ही इनको खड़ा किए, मुख्तार अंसारी इनको नेता बनाए, सुनिए, और मुख्तार अंसारी ही इनकी पूरी पार्टी और पॉलिटिकल एक्टिविटीज की फंडिंग करते थे। एक बार का एक किस्सा गाजीपुर में बड़ा पॉपुलर है कि ये कहीं वहीं हाते में, हाथा बोलते हैं, कोठी बोलते हैं, फाटक के आसपास कहीं थे, और बार बार मुख्तार अंसारी को फोन कर रहे थे। मुख्तार अंसारी कहीं बिजी थे तो मुख्तार अंसारी फोन काट दे रहे थे। तो 2-3 बार फोन किए, चौथी बार फोन उठा लिए, बोले जल्दी आओ। मुख्तार अंसारी इनको बुला लिए, और जैसे ही ये मुख्तार अंसारी के पास पहुंचे, इनका कॉलर पकड़ के मुख्तार
मुख्तरवा मारा इनको 4 छाप पड़ाका। कि साले इतना शऊर नहीं है कि जब हम फोन काट रहा हूं तो कोई जरूरी बात होगा, तो जब 4-6 पड़ाका मार दिया ये घिघियाने लगे, बोला अच्छा बोल का बात है, तो बोला भैया ऐसे इनसे बात रहे, बड़ा अर्जेंट रहा। तो ये तो इस आदमी की औकात है, परंतु ऐसा व्यक्ति भी राजभरों का नेता है भाई, क्या करेंगे। और गठबंधन धर्म निभा रहे हैं योगी जी। इस अकेले आदमी ने कम से कम 25 सीट हरवाया था, भूल गए का अवनीश जी? 2022 आप तो उत्तर प्रदेश सरकार को डिफेंड करने लगे सर। नहीं तुरंत है आप सर, तुरंत आप डिफेंड मैं करने लगे। आपको याद दिला रहा हूं कि ओम प्रकाश राजभर ने 25 नहीं सीट सर, हरवाया था अरे सर मैं भी आपको अभी आपने जो मेरे प्रति उवाचा केंद्र सरकार के लिए, मैं भी आपको उवाच रहा हूं कि आप तो योगी जी की सरकार को डिफेंड कर रहे हैं, जिसमें एक ऐसा धूर्त व्यक्ति, एक ऐसा ब्लैकमेलर व्यक्ति, एक ऐसा ब्लैकमेलर। मैं कहता हूं कि योगी जी हटा क्यों नहीं देते? हटा दें। अरे 25 सीट हरवा दी, दोबारा चुनाव ना लड़े क्या? अब समझे सर किसान बिल पर मूव, अब समझे सर किसान बिल पर मूव, अब समझे सर नरेंद्र मोदी का मूव। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने एक बात कही थी कि जब एज ए वोटर हम अपने नेतृत्व को इस संख्या, ऐसी संख्या देंगे सीधे कि उसे गठबंधन के भरोसे रहना पड़े, तो फिर ऐसे अच्छे दिनों के बीच ऐसे बुरे दिन भी देखने पड़ेंगे। पर सर मेरा एक सवाल है मिलॉट से। मिलॉट ने बरी कर दिया, मिलॉट ने बरी कर दिया ना मुख्तार अंसारी के बेटे को, अब्बास अंसारी को। ऐसे में अगर अभी गाड़ी पलट जाए तो मिलॉट बोलेंगे अरे देखिए अब आप लोग एक्स्ट्रा जुडिशियल, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल हो गए। सर जब मिलॉट ऐसे उल्टे सीधे काम करते हैं तभी तो गाड़ियां पलटती हैं। हाँ तो सर गाड़ी पलटने पर, जब दुबे की गाड़ी पलटी थी, मिलाड कुछ नहीं बोले, तब भी कुछ नहीं बोले, आज तो भी कुछ नहीं मतलब बोले। अब अब्बास अंसारी का एक का इलाज है, सुनिए, अब्बास अंसारी जैसे लोगों का सिर्फ एक इलाज है, गाड़ी पलटना। हाँ अब जरा बता दीजिए संभल में क्या हुआ है? संभल में सर याद है योगी जी का बुलडोजर जो है गया, तो उसको जो है बिजली चोरी पकड़ने गया था, तो फिर एक कुआं मिला, कुआं के बाद मंदिर मिला, मंदिर के बाद जो है वो पूरी बावड़ी मिलनी शुरू हुई। फिर हरिहर मंदिर का मामला आया, हरिहर मंदिर जिसको जामा मस्जिद कहा जाता है उनकी तरफ से। उसके बाद उसके सर्वे के दौरान जो है वो कुछ शहीद भी हुए, नौजवान कौम की राह में शहीद हो गए, है ना। आपस में हम सब कट्टी कट्टा मार लिए, पत्थर उत्तर, तो वो मामला हुआ। अब उसके बाद हुआ क्या कि बावड़ी जब आगे, और लगातार संभल में ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा दिन हो जब वहां पर खुदाई न चल रही हो और ये अतिक्रमण हटाए नहीं जा रहे हों। जो हमारे मंदिर थे वो बावड़ी का एक पूरा कॉम्प्लेक्स मिला है सर। शुरुआत में ये खबरें होती हैं, उसके बाद लोग धीरे धीरे भूल जाया करते हैं, लेकिन सर वो खुदैया जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, एक पूरा आप कह सकते हैं कि प्राचीन स्थापत्य कला का एक पूरा नगर, एक पूरा बड़ा कॉम्प्लेक्स वहां मिलता चला जा रहा है, जिसके ऊपर भाई लोगों ने सीमेंट पाथर रख के अपनी अपनी अरब की कमाई वाली वो अट्टालिकाएं खड़ा कर ली। अब उसका दायरा इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि पहले कुछ मकान आ रहे थे, अब उसकी जद में पूरी की पूरी रिहायशी कॉलोनीज आ रही हैं, और जो मैपिंग की जा रही है उसके हिसाब से एक बहुत बड़ा ऐसा इलाका है जिसपे समुदाय विशेष के घर बने हुए हैं, अवैध कब्जा करके बावड़ी तालाब तक को पाट के। तो वो एक बड़ा, बहुत बड़ा एरिया है, निकल के सामने आया है। तो भाई लोग पहुंच गए कोर्ट में और कहे कि साहब दुआइयो सरकार की, हम यहां पर जो है वो बड़ी मशक्कत से घर बनाए हैं, आशियाना बनाए हैं, अब बताइए यहाँ योगी जी का बुलडोजर जो है वो धड़ाक धड़ाक खोद रहा है, कह रहा है नीचे पूरा नगर है, नीचे पूरे मंदिरों के भवन हैं। और हाई कोर्ट जी ने उस पर स्टे दे दिया, कहा कि स्टेटस को शुड बी मेंटेन्ड।
यानी अब आगे अगले आदेशों तक बाबा जी का बुलडोजर खड़ा रहेगा, योगी जी का बुलडोजर खड़ा रहेगा। तो ये जुडिशियल ऑर्डर्स का तरीका है, सलीका है, जहां प्रमाण आंख फाड़ फाड़ के आपको बता रहे हैं कि नीचे अवैध कब्जा है। एक बार मैं ये बात हटा देता हूं कि नीचे कोई मंदिर है, हिंदू मंदिर है, चलिए मान लेते हैं, हटा देते हैं कि कोई बावड़ी नहीं है, कोई तालाब नहीं है, कोई कुआं नहीं है। लेकिन फिर जरा मुझे कोई ये बता दे कि यही सुप्रीम कोर्ट जब पर्यावरण का कोई वामपंथी मामला लेके चला जाता है तो बड़े से बड़े प्रोजेक्ट, मेधा पाटेकर ने कौन कौन से प्रोजेक्ट इस देश में रुकवाए हैं, कितना डिले कराया है, ये बताने की जरूरत है क्या? और तब जल संरक्षण सबसे टॉप प्रायोरिटी हो जाता है, तब पर्यावरण की रक्षा सबसे टॉप प्रायोरिटी हो जाता है उसी कोर्ट का। और यहां प्राचीन बावड़ी तालाब मिल रहा है, पूरा स्ट्रक्चर मिल रहा है। आप ये बताइए कि योगी जी की सरकार उसको खोद लेगी तो उठा के गोरखनाथ मंदिर में अपने यहां ले जाएंगे? नहीं ना। अगर वो बावड़ी है तो उसका बावड़ी के रूप में संरक्षण होगा, जितने कुएं मिले हैं उन कुओं का कुएं के रूप में संरक्षण होगा, जो तालाब वहां मिलेगा, कूप मिलेगा, जलाशय मिलेगा, उसका उसी तरीके से संरक्षण होगा। अब कहां गई आपकी जल बचाओ प्रायोरिटी, आपकी कहां गई भैया? तो सर, इस देश में जुडिशरी को जंग लग चुका है, जंग नहीं सर, कीड़े पड़ चुके हैं। इनकी अवमानना पवमानना वाले फंडे छोड़ के कम से कम अब आवाज उठाई जानी चाहिए, लगातार उठाई जानी चाहिए। और सरकारों से बिल्कुल अपेक्षा रहेगी, साहब इनसे नहीं हो पाएगा, बदलो इनको, तरीके सुझाव, दुरुस्त करो इनको, वरना इस तरह के फैसले आ रहे हैं। एक ही प्रदेश, उत्तर प्रदेश के 2 फैसले आपको बता दिए, कल के दिन ही अगर होमवर्क करिएगा तो कम से कम सैकड़ों ऐसे फैसले होंगे अलग अलग पूरे देश में, जिससे इस तरह के उदाहरण आपको मिल जाएंगे बड़ी आसानी से। अवनीश जी, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आए है, सही बात है। बाबा का बुलडोजर एक आध 2 घंटे के लिए रुक सकता है, पर गैराज में नहीं जाएगा। नहीं, वो गया भी नहीं सर। हाँ, बाबा का बुलडोजर है सर, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। छोड़ेगा नहीं। आप एकदम निश्चित। और एक बात और बताऊं सर, इस पूरे प्रकरण में जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि भारत में एक एक इंच भूमि का हिसाब और रिकॉर्ड पिछले 400-500 सालों का एकदम सुरक्षित है सरकार के पास। आज से 500 साल पहले भी अगर वहां कोई तालाब और बावड़ी थी और उसका स्वामित्व किसका था, कौन उसका मालिक था, यह सरकार के पास रिकॉर्ड उपलब्ध है। हाँ, इतना हो सकता है कि हिंदी उर्दू में नहीं होगा, फारसी में होगा। और सर, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आप तो जानते हैं। तो सर, ये सिर्फ फारसी का तर्जुमा हिंदी अंग्रेजी उर्दू में हो जाए, इसके लिए सरकार ने ब्रेक लिया है। सर, बाबा का बुलडोजर है, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। और सर, बुलडोजर का भी सर, आप लोग ऐसा बुलडोजर को पता नहीं क्या समझते हैं सर, उसका भी सर्विसिंग होता है, उसका भी एयर फिल्टर चेंज होता है सर, उसका भी तेल पानी होगा सर, उसको भी ग्रीसिंग होता है। 2-4 दिन रेस्ट दीजिए उसको भी। आप लोग तो चाहते हैं कि 24 घंटा चलता ही रहे बुलडोजर। नहीं, अरे नहीं, सुनिए सर, बुलडोजर जी के संरक्षक महोदय सुन लीजिए। हमने बाबा के बुलडोजर जी को कहीं ये नहीं कहा कि वो आराम के मोड में हैं। सवाल इस देश की जुडिशरी पर है कि एक ही समय काल में इस तरह के फैसले, इसलिए अब सरकारों को कमर कस लेनी चाहिए और जुडिशियल रिफॉर्म लेके इनको आना चाहिए जितनी जल्दी हो सके। रही बात बाबा जी के बुलडोजर की, सर आप क्या कह रहे हैं, तेल पानी और इतना सस्ता रह गया बुलडोजर, बहुत धनी हो गया है, 150 करोड़ रुपए कमा रहा है बाबा जी का बुलडोजर। 8 घंटे में 150 करोड़ कानपुर में कमाया है सर, अभी 4 दिन पहले। हाँ, और बाबा जी इतने ईमानदार कि सब पैसा कमा के मोदी जी खाते में डाल दिए।
सेंट्रल गवर्नमेंट के, क्योंकि वो सेना की जमीन थी। तो सर समस्या ये है। बाबा के बुलडोजर की सबसे अच्छी एक खासियत है जो शायद आम पब्लिक को पता नहीं है। मतलब बाबा का बुलडोजर जब तोड़ता है फिर तोड़वाई लेता है। आपको पता है इस बात का? आम पब्लिक को नहीं पता। अरे लीजिए, बाबा का बुलडोजर तेल चटाई का पैसा लेता है बकायदे। लेकिन एक चीज और, पैसा देता भी है। हाँ। हेलो, पैसा देता भी है, सुन लीजिए, लेता भी है देता भी है। अब ये आपको नहीं पता होगा, बताइए कब देता है? चलिए बताइए कब देता है। अगर किसी विकास योजना, सड़क चौड़ीकरण में अगर किसी का वैलिड प्रॉपर्टी, अगर उसका अधिग्रहण होता है और उस पर बने हुए निर्माण को बुलडोजर गिराता है, तो सिविल स्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन का जो पैसा है वो जमीन की काय मुआवजा प्लस सिविल जो स्ट्रक्चर जो वो किया गिराया गया है उसका भी पैसा मिलता है। यानी सर्किल रेट पर जमीन का पैसा मुआवजा प्लस अगर स्ट्रक्चर है तो उस सिविल स्ट्रक्चर जो गिराया जाता है उसका भी एक वैल्यूएशन करके पैसा ऐड करके देता है। तो लेता भी है देता भी है। उसमें एक मेरे एक मित्र है इलाहाबाद में पोस्टेड थे, वो बता रहे थे कि जब बाबा का बुलडोजर कहीं तोड़ने पहुंचता है, तोड़ देता है, तो उसके बाद एक नोटिस देता है कि है फलाने तुम्हारा घरवा तुर दिए हैं। बुलडोजर आया था, इतना घंटा लगा उसका, प्रति घंटा इतना बड़ा है, ड्राइवर था इतना है, उसका खर्चा खोराक इतना है, प्लस इतना पुलिस लगा था, उसका उस दिन का सैलरी इतना है, इतना सब जमा कर दो और मलबा जो है एक हफ्ते में उठा लो। कहा थे कि अगर मलबा हम उठाऊंगा तो ओकर भी पैसा लूंगा। हाँ, नहीं इतना नहीं करता है, इससे पहले भी एक प्रक्रिया होती है। गिराने से पहले नोटिस देता है कि ये अवैध है, इसको हम गिराऊंगा, और उसी में दूसरा पैरा लिखता है कि अगर हम गिराऊंगा तो बेटा खर्चा लूंगा, इससे बेहतर है कि इतना हम मार्क कर दे रहे हैं इसको, तुम खुद ही गिरा दो। इसलिए आपने बहुत से अवैध स्ट्रक्चरों को उन अवैध कब्जेदारों द्वारा खुद गिराते हुए भी तस्वीरें देखी होंगी, वीडियो देखी होंगी। अरे संभल में खुदा आई है, जो बावड़ी के ऊपर घरवा बने थे ना, तो एक खातून जो है रो रो बोल रही थी, या अल्लाह बहुत मेहनत से बनाया था या अल्लाह। तो ये नियम है, तोड़वा रहे हैं। वो नियम है। वो कहती है कि ये डिमार्केट कर दिए हैं और इतना गिरा लोगे तो खर्चे से बच जाओगे, और नहीं तो जब हम गिराएंगे तो बाकायदे बिल देंगे। और फिर आपने कहा कि वो होमगार्ड, पानी, वो गाड़ी का खर्चा, तहसीलदार साहब की ड्यूटी, वो लेखपाल का, सबका खर्चा वसूलते हैं। सर ये तो भोजपुरी में वो हाउ वाला होगा कि मरबो करब मरइयो ले। चलिए तो एक बात है, वो एक बड़े एनालिस्ट ने कहा है कि 2027 का चुनाव संभल से ही लड़ा जाएगा। अरे कुछ लोग तो विधानसभा वहीं बनवा रहे हैं। हाँ तो अवनीश जी आपने सर समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बिहार यात्रा पे हूँ, बिल्कुल आनंद लीजिए बिहार यात्रा का सर। बिहार के लिए हम अपने यहाँ प्रारंभ के लिए भी आपसे निवेदन करेंगे जी, आइए वहां भी कुछ ग्राउंड चर्चाएं हो। हमारी यात्रा को सपोर्ट कीजिए भैया, यात्रा में बहुत खर्चा होता है। दर्शकों से निवेदन है कि कुछ पुष्पम पत्रम से सहयोग कीजिए, बहुत खर्चा हो रहा है यात्रा में, और बहुत जल्दी ही अगले पड़ाव पे पहुंच के आपसे दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। डिटेल पप्पू यादव जी से साक्षात्कार करिए। पप्पू यादव जी अनंत कुमार जी के क्षेत्र में जाएंगे अपने, और पप्पू यादव के क्षेत्र में जाएंगे, आनंद मोहन सिंह के क्षेत्र में भी जाएंगे। वो तो पुष्पम पत्रम जो है चलती गाड़ी से पप्पू यादव जी देते फिरते हैं। अच्छा तो दोबारा मिलते हैं सर, थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रणाम सर। प्रणाम।